तो भारत की बात में पहले बीजेपी के यूपी विजय मिशन की बात करेंगे। बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश में 7 छोटे दलों से गठबंधन किया है और इसको नाम दिया है हिस्सेदारी मोर्चा। इस मोर्चे में पिछड़े समुदाय के नेताओं के दलों को बीजेपी ने अपना हिस्सेदार बनाया है। जातीय समीकरण के इस मोर्चे को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का छोटा पैकेट और बड़ा धमाका माना जा रहा है। संजय त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और अलग अलग जातियों में अपनी पैठ रखने वाले 8 छोटे दलों का हिस्सेदारी मोर्चा आज से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। यूपी चुनाव से पहले इस बार बीजेपी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन की अपनी रणनीति को अमली जामा पहना दिया है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 7 पार्टियों के साथ गठबंधन किया और नाम दिया हिस्सेदारी मोर्चा। और अब सब बीजेपी के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 1.5 साल उनके साथ कार्यरत काम किया, लेकिन जो उनकी गतिविधियां थी कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था और सिर्फ भागीदारी के नाम पे वो और उनके 2 बेटे, बस यही भागीदारी है। इससे पहले मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा हूँ। क्यों साथ छोड़ दिया? वो परिवारवाद में लगे हैं। परिवारवाद के ही वजह से आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। राजभर वोट कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया है, न जाएगा। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है उतना कहीं नहीं है। काफ़ी संतुष्ट इन लोगों के बाद से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और सब चीज़ नाप तोल करके मतलब हम लोग निष्कर्ष रूप में आज हम लोग हिस्सेदारी मोर्चा के तहत हम लोग सभी राष्ट्रीय 8 दल हैं, उस तहत हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी इतना ऊंचे पे बैठी है कि आगरा अलीगढ़ मंडल में 40 सीटें हैं और 40 में से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब तो 5 सीटों की लड़ाई है जिताने के लिए, वो मदद करेंगे पूरी। हमारे मुसहर समाज को सम्मान मिला है, वो यही पार्टी मिली है और कोई नहीं मिला। विधानसभा में आएंगे मुसहर इस बार कोई? जी, हम सभी लोगों ने हाथ मिलाने का काम किए हैं। तो जो भी सीटें 10,000 15,000 सीटें से भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, वो सभी सीटों पर हम सभी लोग मिल करके चुनाव जीत सकते हैं। एक राजनीतिक दलों में भी अपना एक वोट बैंक होता है, जैसे कि सपा का हुआ, यादव समाज है, बीएसपी का है, उसके बाद हमारे भी एक समाज है, प्रजापति समाज है, उसका हम वोट बैंक अपना मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? समर्थन नहीं हो रही है बात, यहाँ बात हो रही गठबंधन की। यहाँ हिस्सेदारी मोर्चे के अंतर्गत हम लोग गठबंधन कर रहे हैं और कुछ सीटों में बात हुई है, लेकिन उसको अभी जो है घोषणा नहीं की जा रही, क्योंकि बात आगे तक करनी है इसको। हिस्सेदारी मोर्चा को समझिए कि है क्या ये। 7 छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने ये मोर्चा बनाया है, हिस्सेदारी मोर्चा। भारतीय मानव समाज पार्टी रामधनी बिंद मोर्चा के संयोजक हैं। मोर्चे में राजभर, निषाद, बिंद, कश्यप, चौहान, प्रजापति जाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 40% वोटर इन्हीं जातियों से आते हैं। मोर्चे से पिछड़ी जातियों में बीजेपी की पैठ बनेगी और बढ़ेगी भी, जो बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इन नेताओं की पैठ है। तो हिस्सेदारी मोर्चा जो है वो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी कोशिश की है। बिहार के चुनावी मैदान में आज लालू यादव की वापसी हुई। 2 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार में लालू यादव उतरे। प्रचार उनका वही पुराना बेधड़क अंदाज में दिखा और लालू के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सिर पर अपनी पार्टी आरजेडी की हरी टोपी, गले में आरजेडी वाला गमछा और माइक के बगल में रखी है चुनाव चिन्ह वाली लालटेन। बिहार की सियासत में चुनावी मंच पर करीब 6 साल बाद लालू इस अंदाज में दिखे। और सियासी मैदान में वापसी करते ही लालू ने नीतीश पर जमकर तीर छोड़े। नीति में नहीं जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा में जाएंगे। तारापुर की रैली में मंच से लालू यादव ने नीतीश का विसर्जन से लेकर गोली चलवाने वाले सीरियल बयानों का जवाब भी दिया। हमें कहा कि विसर्जन हुआ है, विसर्जन का मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है।
तीनों बयान सिलसिलेवार तरीके से सुनिए ताकि कहानी समझ में आए। जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। विसर्जन का मंत्र बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है, हमको गोली मारते रोकते हैं। हम कहा कि तुम लोग गोली मारेंगे, तुम अपना न। साफ है जेल, बीमारी और उम्र ने लालू की सेहत और चेहरे को बदला है, लेकिन उनका सियासी अंदाज वही पुराना वाला है। लालू ने तारापुर के मंच से जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। यहाँ ये जानकारी दे दें, बिहार में ये प्रचार रैली लालू यादव ने तारापुर उपचुनाव के लिए की। उपचुनाव 2 सीटों पर है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। दोनों पर जेडीयू का कब्जा था। विधायकों के निधन की वजह से सीट खाली हुई। 30 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और दोनों सीटों के दंगल को सभी पार्टियों ने यहां नाक की लड़ाई बना लिया है। प्रकाश राजभर की पार्टी के सियासी गठबंधन की करेंगे। आज मऊ में दोनों नेताओं ने साझा रैली की। रैली के मंच से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मंच पर मुकुट पहनाया, फिर मुकुट के साथ एक साथ हाथ उठाकर साथ आने की ताकत दिखाई। एकजुटता का दोबारा प्रदर्शन फिर पीले रंग की माला के बीच में दिखाया। अब और कहने की जरूरत नहीं है, यूपी में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन हो गया है और मऊ की रैली में साथ आने की गांठ बांधकर दोनों पार्टियां सियासी ठाठ में आ गई। हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज मुजफ्फरनगर में असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की। मंच से पूछा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों को वोट जाते हैं तो बीजेपी क्यों जीत जाती है? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए आप। आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। यूपी में सीएम योगी को हराने का दम भर रहे एमआईएम सांसद ओवैसी का ये अंदाज आज मुजफ्फरनगर में दिखा। यहाँ ओवैसी ने योगी पर जमकर निशाने साधे। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। बीजेपी पर तो ओवैसी पर से ही अब देखिए एसपी और बीएसपी पर ये निशाना साधा, जिसमें ओवैसी की यूपी में सियासी रणनीति साफ हो जाती है। मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। आज समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर का वो निकाहनामा पेश किया जिसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। निकाहनामे के मुताबिक उनका नाम मुसलमान है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले की जांच करने वाले समीर वानखेड़े अब सवालों के घेरे में हैं। उन पर उगाही करने से लेकर मुसलमान होने के बावजूद दलित कोटे से नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। और अब निकाहनामे के तौर पर सामने आए इस सबूत के बाद देश पूछ रहा है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं या फिर मुसलमान।
बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया। मुसलमान थे, अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही। उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे। जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया, और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहाँ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, समीर वानखेड़े मेरे हस्बैंड हैं, मैं जानती हूँ वो आदमी क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ वो आदमी कितना सच्चा है। सब मुसलमान थे, समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी, उनका बाप भी मुसलमान था दाऊद, और लड़की का बाप जाहिद वो भी मुसलमान था। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान? वार पलटवार में निकली सिर्फ एक ही बात है, समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान? मानो ड्रग्स मामले की पूरी जांच सिर्फ एक सवाल पर आ टिकी हो, मानो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत सिर्फ समीर वानखेड़े के नाम तक सिमट गई। समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? क्या जीन की जान जो उस तोते में है क्या? हमें लगता है पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है। कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी? हजारों करोड़ की वसूली में हिस्सेदारी है क्या मालवीय जी? समीर वानखेड़े के हिंदू मुसलमान वाले विवाद को हवा देने वाला एक सबूत आज फिर नवाब मलिक ने पेश किया। नवाब मलिक समीर वानखेड़े की पहली पत्नी की तस्वीर के साथ ही उनका वो निकाहनामा भी ट्वीट कर दिया, जो समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े बता रहा है। निकाहनामे में सबसे पहले बाईं तरफ 7 दिसंबर 2006 की तारीख लिखी है, वक्त लिखा है रात के 8 बजे, दिन गुरुवार, जगह मुंबई के अंधेरी का लोखंडवाला। इसके बाद समीर वानखेड़े का वो नाम लिखा है जिस पर पूरा विवाद है, समीर दाऊद वानखेड़े। उसके नीचे उनकी पहली पत्नी का नाम है शबाना जाहिद कुरैशी, और फिर शबाना के पिता जाहिद कुरैशी। मेहर की रकम लिखी है 33,000 रुपए। नामा मैंने दिया है, उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है, और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। आज सिर्फ निकाहनामा सामने नहीं आया, बल्कि समीर वानखेड़े का निकाह करवाने वाले मौलाना मुजम्मिल मोहम्मद भी सामने आए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर से बात करते हुए मौलाना ने दावा किया कि समीर और उनके पिता दोनों ही मुसलमान हैं। हम लोग निकाह पढ़ा दिए, और ये तो जानकारी मिली जब उस पे दस्तखत है समीर के सामने मुसलमान की, और मुसलमान की लड़की से निकाह कर रहे हैं, तो ये जानकारी है कि ये मुसलमान है, इसलिए हमने निकाह वहाँ पढ़ाया। अब आज वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं था, हिंदू था, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मुसलमान थे। उनके पिता जो दाऊद बताए जा रहे हैं वो क्या बता कर आए थे? वो दाऊद ही बताए ना, वहाँ दाऊद नाम लिखा है ना, आप निकाहाने पे देखो ना भाई। हाँ दाऊद, ये समीर और बाप का नाम दाऊद। 15 साल पहले साल 2006 में समीर वानखेड़े की डॉक्टर शबाना से शादी हुई थी। शादी के 10 साल बाद
साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया। शबाना और समीर की शादी करवाने वाले मौलाना का दावा है कि अगर समीर हिंदू होते तो उनका निकाह ही नहीं पढ़वाया होता। अगर वो हम हिंदू समझते किसी को, उनको समझते या लड़की को समझते तो निकाह ही नहीं होता हमारे यहाँ, और हम निकाह ही नहीं पढ़ाते। इसलिए समीर भी उस वक्त में मुसलमान थे, शबाना ये भी मुसलमान थी, इसलिए निकाह हुआ और हमने निकाह पढ़ाया। इतना ही नहीं, निकाह पढ़वाने वाले मौलाना का दावा ये भी है कि शादी पूरे शान और शौकत के साथ हुई थी। लोखंडवाला में करीब 2000 लोगों की दावत हुई थी। यहाँ पर लोखंडवाला में एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, बड़े लोग वहाँ शादियाँ करते हैं, उसमें निकाह हुआ था और बड़े शान शौकत से हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई मामूली निकाह था, बड़ी हंसी खुशी से सब हुआ था। मौलाना ने मेहर की रकम से लेकर निकाहनामे में दर्ज एक एक हर्फ को सही ठहराया है, लेकिन निकाहनामे को लेकर जब एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से सवाल किए तो उन्होंने निकाहनामा को गलत नहीं ठहराया, बल्कि ये साफ किया कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई। मैंने कभी नहीं कहा उनका निकाहनामा नकली है। यस, उनकी मदर जो थी वो मुस्लिम थे और उनकी जो वाइफ थी एक्स वो भी मुस्लिम थे, तो उनकी इज्जत रखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी ये निकाह किया। लेकिन उनको ये भी पता था कि निकाह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे शादी की। समीर वानखेड़े के परिवार का दावा है कि समीर ने कभी भी औपचारिक तौर पर अपना धर्म नहीं बदला। समीर की मां मुसलमान थी और उनकी पत्नी के मुताबिक अपनी मां की खुशी के लिए समीर ने निकाह किया था। यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मदर इन, मतलब उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया। समीर की पत्नी के साथ साथ उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक बार फिर दोहराया कि वो हिंदू हैं, मुसलमान होने का सवाल ही नहीं उठता और नवाब मलिक को उनकी निजी जिंदगी पर हमले नहीं करने चाहिए। ऐसा कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और ये सबका पर्सनल लाइफ है। इतना नवाब मलिक साहब ने किसके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। ड्रग किधर, पर्सनल लाइफ का किधर, मैं किधर, नवाब मलिक किधर, ये बहुत गलत बात है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं। समीर की मां जाहिदा की मौत हो चुकी है। समीर की एक बहन यास्मीन है जो पेशे से वकील है। समीर वानखेड़े ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुई और 10 साल बाद तलाक हो गया। इसके बाद 2017 में मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से समीर की शादी हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना से भी इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। थोड़ा सा आपसे समीर वानखेड़े वाले मुद्दे के बारे में। देखो, मैं है ना इस सब में नहीं आना चाहती हूँ, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो प्लीज मैं समझ रहा हूँ। अभी जो मैम कंट्रोवर्सी जो हो रही है विवाह को लेकर, अगर आप ही क्लेरिफाई कर पाएंगे कि वो क्या था, असली नाम कौन है, क्या हिंदू थे, मुस्लिम थे, आप ही बता पाएंगे? नहीं, मुझे खुद भी प्लीज नहीं, मुझे खुद किसी से भी उसमें नहीं इन्वॉल्व होना। 2006 में उनका क्या एज ए मुस्लिम प्रैक्टिस करते थे, एज ए हिंदू प्रैक्टिस करते थे, ये तो आप ही बता पाएंगे। मैं अलग हो चुकी हूँ 5 साल से, तो मुझे इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं। समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर ये बात दोहराई कि 6 महीने के भीतर समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी। मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही। नवाब मलिक की इस बात को समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने गुंडागर्दी करार दिया है।
क्योंकि उनको उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। लेकिन ये सिस्टम है, जुडिस्डिक्शन है। अभी तक तो मुझे सिस्टम पे विश्वास है, लेकिन अगर समीर वानखेड़े इस कुर्सी से हट जाते हैं तो मेरा इस सिस्टम से भी विश्वास हट जाएगा। समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक बार बार कह रहे हैं कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि गलत जानकारी देकर एक दलित के हक छीनने का है। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया। नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं और जिन नियमों का हवाला देकर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में एससी समुदाय को 15% आरक्षण मिला हुआ है। संविधान में सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय के लोग ही एससी समुदाय की कैटेगरी में आते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों को एससी समुदाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब आगे समझिए, अगर कोई एससी समुदाय का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनता है तो उसे एससी नहीं माना जाएगा। वो व्यक्ति एससी आरक्षण के लिए योग्य नहीं होगा। नवाब मलिक बार बार इस नियम का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने धर्म बदलकर एक एससी का हक मारा है, क्योंकि 2008 में समीर वानखेड़े आईआरएस की नौकरी उन्होंने एससी कोटे से हासिल की थी, जबकि 2 साल पहले यानी 2006 में समीर वानखेड़े धर्म बदलकर मुसलमान बन चुके थे। लेकिन इस पर समीर वानखेड़े के परिवार ने सफाई दी है कि समीर वानखेड़े ने शबाना से शादी जरूर की थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। समीर वानखेड़े 2 मोर्चों पर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक उनकी निजी जिंदगी और धर्म परिवर्तन को लेकर है, जबकि दूसरा आरोप पद का इस्तेमाल उगाही के लिए करने का है। समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम आज दिल्ली से मुंबई पहुंची है। मैं इस वक्त एनसीबी के मुंबई दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहां पर दिल्ली से 5 सदस्यों की विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची है। दिल्ली से आज ही उतरी है, दिल्ली एनसीबी के मुख्यालय से। और ये 5 सदस्यीय टीम ज्ञानेश्वर नाम के डीडीजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में आ रही है। और इस टीम के यहां आने का कारण ये है कि इस पूरे मामले में प्रभाकर सैल नाम का जो एक विटनेस है, जो पंच विटनेस है, उसने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इधर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है और उधर नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी में मौजूद दाढ़ी वाले शख्स की बात करके सनसनी फैला दी है। आज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी महबूबा और उनके दोस्त की वीडियो हम जारी करेंगे। नवाब मलिक के ताजा आरोप के मुताबिक क्रूज पार्टी में ट्रैप लगाकर टारगेट गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि समीर ने टारगेटेड लोगों को पकड़ा जबकि अपने दाढ़ी वाले दोस्त को छोड़ दिया। जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया
और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया, 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। इधर समीर वानखेड़े तक आरोपों की आंच पहुंच चुकी है और जांच भी शुरू हो चुकी है, जबकि आर्यन खान की जमानत पर आज भी कोई फैसला नहीं आया। आज भी दलीलें हुई, लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर कल तक के लिए टल गई है। कल दोपहर 2:30 बजे यानी तीसरे दिन लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर फिर से बहस होगी। सदस्यों ने दिवाली के जश्न में हिस्सा लिया। तो इस आयोजन में अमेरिका की बाइडेन सरकार में अहम पद पर काबिज भारतीय अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। यहाँ पर भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए इंडिया चाहता है सुमित अवस्थी के साथ। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।